गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज बेटा अपन बात करते हैं अपनी दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। इसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो थी बेटा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए क्या नाम है इसका, डिप्रेशन ऑफ freezing point, depression of freezing point। अब ध्यान से सुना बेटा, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अपनी क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन which depends upon amount of solute, ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा सोल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके अंदर ही अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिस्कस किया था अपन ने, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ जाता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा, डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने एलिवेशन मतलब बढ़ना, आज अपन पढ़ रहे हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। क्या कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। क्या कम हो जाना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट किस कंडीशन में कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट किस कंडीशन में कम हो जाता है वो अपन को पढ़ना है। अब सुनिए बेटा, पहले आपको मैं बताता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फिर अपन बात करेंगे इसके डिप्रेशन की। पहले सुनिए बेटा, एक डेफिनेशन है छोटी सी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो ध्यान समझना, ये समझ में आएगा तो याद समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान सुनना बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ any substance, freezing point of any substance is a temperature at which its vapor pressure of liquid state becomes equal to solid state। क्या डेफिनेशन होगी बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच इट्स लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू इट्स सॉलिड स्टेट वेपर प्रेशर। कैसे, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा वाटर की, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वाटर का। अपन लोगों को पता है बेटा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर कितने में फ्रीज होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस में। आपको पता है बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं वाटर को कौन से स्टेट में लेता हूँ बेटा, सॉलिड स्टेट में। ये मेरा वाटर है बेटा कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और दूसरा मेरा ये वाटर है बेटा ये कौन से स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड है बट है कौन सा सब्सटेंस बेटा, वाटर। ये दोनों वाटर ही है बट एक पॉइंट यहाँ पे वाटर बेटा कौन से स्टेट में मिल रहा है आपको, सॉलिड स्टेट में। यहाँ वाटर कौन से स्टेट में मिल रहा है आपको, लिक्विड स्टेट में। अब सुनिए, जब टेम्परेचर कितना हो जाता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इन दोनों स्टेट का, सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का भी वेपर प्रेशर, दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोई भी सब्सटेंस कब फ्रीज होगा, कोई भी सब्सटेंस कब फ्रीज होता है बेटा, कि जब उस सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट और उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। वैसे ध्यान रखना बेटा, सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है,
सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। लिक्विड का तो होता ही है कि लिक्विड को जब अपन गर्म करते हैं तो वेपर बनती है, और वो वेपर क्या करती है बेटा, प्रेशर लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखने की बात हो गई। वापस समझिए, लास्ट में बता रहा हूँ आपको मैं, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जब किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके लिक्विड स्टेट और उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर के लिए वो कंडीशन कब आती है बेटा, जब टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उसके सॉलिड स्टेट और वाटर के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। होगी बात बेटा आपको अच्छे से, एक मिनट देख लीजिए इसको, फिर अपन करते हैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट। चलिए अब अपन क्या करते हैं बेटा, इस फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कब कम हो जाता है उसको अपन एक ग्राफ से समझाएंगे आपको, और कैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है वो बताऊंगा आपको। देखिए तो अपन ये क्या पढ़ा है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अब तुमको पढ़ना है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ध्यान रखना, वैसे वैसे पीछे वाले में बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये पूरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना ना आप चीज, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी अपन ने पढ़ी है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, अब अपन पढ़ेंगे बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट कब कम हो जाएगा, तो देखते हैं। मान लिया मैंने कोई सब्सटेंस लिया बेटा, ये उस सब्सटेंस का क्या है, ये उस सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म है, कोई भी सब्सटेंस है, ये उस सब्सटेंस का क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है बेटा, उसी सब्सटेंस का, इधर डालता हूं मैं, ये क्या है, उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट है बेटा, लिक्विड सब्सटेंस है, उसका क्या है बेटा, लिक्विड स्टेट है। और दोनों स्टेट के अंदर सब्सटेंस क्या है बेटा, प्योर। दोनों में सब्सटेंस क्या है, प्योर। प्योर का मतलब इसके अंदर बेटा सल्यूट नहीं मिला है। प्योर का मतलब क्या है, अभी सिर्फ सॉल्वेंट फॉर्म नहीं है, इसमें सल्यूट मैंने मिक्स नहीं किया, प्योर सब्सटेंस लिया है। ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस, ये भी क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है बेटा, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस कौन सी स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर। क्लियर। अब आपको पता है बेटा कि ये लिक्विड फ्रीज कब हो जाएगा, जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब जाके लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा, और तभी क्या आ जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। आपको पता ही है बेटा, जब किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए बेटा, उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा। ये लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगी। बात तो पढ़ चुके हैं अपन। अब इसी चीज को अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो कैसे, मान लिया अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं P से और T के बीच में, टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हैं अपन। ये टेम्परेचर कर्व, ये मेरा प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व हो गया एक्सिस, तो ये हो गया टेम्परेचर एक्सिस, ये मेरा हो गया बेटा वेपर प्रेशर एक्सिस। अब आते बात देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा प्योर स्टेट की। पहले मान लिया मैं बना रहा हूं सॉलिड के लिए, देखिए मान लिया किसी सॉलिड का, मान लिया किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पर यहां से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है,
ये बेटा प्योर सॉलिड, प्योर सब्सटेंस कौन सी स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट में। अब आप कहोगे सर आप बोलोगे बेटा कि सर ने ऐसे नीचे की तरफ डिक्रीजिंग फॉर्म में क्यों शो किया है। तो आपको पता है बेटा, क्या पता है कि टेम्परेचर कम होने पर, देखो इधर टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर कम हो रहा है। आपको पता है बेटा कि जब टेम्परेचर कम होता है तो वेपर प्रेशर घट जाता, अपने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, उसमें अपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो उल्टा कर लो, टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो मैंने यही तो किया है, ये देखो इधर टेम्परेचर घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, घटता है। देखो ये बिल्कुल थोड़ा सीधा बना देता हूं उसको मैं। तो टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर मैं घटा रहा हूँ, ये देखो टेम्परेचर मैं घटा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। देखो घटते हुए दिखा रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर को। तो ये प्योर सॉलिड है, इस प्योर सॉलिड के लिए किसी टेम्परेचर पर क्या हो रहा है बेटा, आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर घटाने पर घट रहा है। ये हो गया बेटा प्योर सॉलिड की बात। अब देखिए, अब बात करता हूँ मैं इसकी प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, बट कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ, लिक्विड स्टेट। अब देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है कंपैरेटिवली उसके लिक्विड से। जो सॉलिड है उसकी वेपर तो कम बनती है कंपैरेटिवली लिक्विड से, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉलिड से ज्यादा होगा। तो अभी उसी सब्सटेंस में बात कर रहा हूँ ना, तो प्योर सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, कुछ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो मान ले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ऊपर से लेता हूँ। ये मेरा क्या है, स्टार्ट किया मैंने, क्या है मेरा लिक्विड स्टेट के अंदर है कौन बेटा, प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर। तो अब देखिए पहले वाली लाइन मैंने किसके लिए बनाई थी बेटा, प्योर सब्सटेंस कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ये लाइन मैंने किसके लिए बनाई बेटा, प्योर सब्सटेंस कौन सी स्टेट बेटा, लिक्विड स्टेट में। और मैंने कहा था आपको कि जब किसी भी प्योर सब्सटेंस के या किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा। तो जहां ये दोनों लाइनें काटेगी बेटा, उसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ये मेरा क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। तो ये क्या हो गया, TF नॉट क्या हो गया बेटा, TF नॉट हो गया। लिखता हूं मैं TF नॉट क्या है, प्योर सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुछ ध्यान रखना बेटा, मुझे देखना है कि प्योर सब्सटेंस कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट की लाइन जो है बेटा, जब प्योर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट की लाइन को काट देगी, दूसरे को जब कट कर देगी बेटा, तो कट वाला जो पॉइंट है बेटा वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि आपको पता ही है जब किसी प्योर सब्सटेंस के लिए सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो इक्वल कहां पे हो रहा है बेटा, इस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया मेरा, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। क्लियर है बात, फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गई। अब सुनिए कंडीशन 2, मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब ये लिक्विड जो है बेटा, पहले तो प्योर था, बट अब ये लिक्विड प्योर नहीं रहा। अब ये लिक्विड प्योर नहीं रहा, उसमें मैंने क्या मिला दिया बेटा, सल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया मैंने, सल्यूट मिला दिया। और सल्यूट भी कैसा बेटा मान लिया, नॉन वॉलेटाइल। सल्यूट भी कैसा मिला दिया मैंने इसमें, नॉन वॉलेटाइल। और अब आपको एक बात बता चुका हूं मैं पहले भी, जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप क्या मिलाते हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब ये जो प्योर लिक्विड का भी प्योर नहीं रहा, इसके अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। तब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब इसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो मान लिया ये वेपर प्रेशर कम हो गया, इतना हो गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करूंगा ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। अब ये कौन सी बात है बेटा, ये कंडीशन कौन सी है, ये बात हो गई सोल्यूशन, क्योंकि अब सोल्यूशन बन गया है। अब ये प्योर लिक्विड था, लिक्विड नहीं रहा, इसमें मैंने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो अभी क्या बन गया, सोल्यूशन। मतलब लिक्विड प्लस सॉल्यूट। तो अब देखो आप,
अब ये सोल्यूशन वाली लाइन जो है इस प्योर सॉलिड की लाइन को कहां कट कर रही है बेटा? यहां पर कट कर रही है। क्या कट कर रहे हैं? यहां पर। तो अब ये क्या हो गया? ये नया वाला TF आ गया, ये नया वाला TF आ गया। तो ये नया वाला TF किसका है? ये सोल्यूशन का। ये TF किसका है बेटा? ये है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब देखो आप पहले के कंपैरेटिवली प्योर सब्सटेंस के कंपैरेटिवली में सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा? कम हो गया है। और इसी को अपन बोलते हैं बेटा डिप्रेशन ऑफ, इसको क्या बोलूंगा मैं? डेल्टा TF। और ये क्या करता है मेरा? डेल्टा TF क्या करता है मेरा बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहता है बेटा मेरा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा मेरा बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या ध्यान रखना है बेटा? जब किसी प्योर सब्सटेंस में आप क्या मिलाते हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा? TF। पहले वाला क्या था? TF नॉट। और इन दोनों में जो आपके डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये डेल्टा TF मेरा क्या आ गया बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब इसी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मैं मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करता हूं। कैसे करूंगा देखो बेटा, एक बार देखो इसको 2 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब इसी चीज को बड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। देखना कैसे, क्या हो गया बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? डेल्टा TF। डेल्टा TF और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? TF नॉट माइनस TF। पहले कितना था? TF नॉट, फिर कितना हो गया? TF। कितना कम हुआ? TF नॉट माइनस TF। और पता है बेटा अपन को मैथमेटिकली पता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? मोलेलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलेलिटी के। जस्ट उसके जैसा ही जैसे आपने कहा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डेल्टा TB। किसके प्रोपोर्शनल होता था? मोलेलिटी के। उसी तरह से बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? मोलेलिटी के। सेम थिंग है, वैसे वैसे करना है सॉल्व होगा आपको। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा बेटा KF m। तो क्या बोलेंगे KF को? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फिर डेल्टा TF KF मोलेलिटी की वैल्यू तो पता ही क्या होता है फॉर्मूला आपको मोलेलिटी का? WB/MB × 1000/WA। ये मेरा फार्मूला आ गया। इसी पर क्या आता है बेटा? आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पे आपके क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इस पे न्यूमेरिकल आप चेक कर सकते हो। सेम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कोई टिपिकल टास्क नहीं आता इस पर, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे। होगी बात समझ में आपको? तो डेल्टा TF क्या है बेटा? डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया वो निकालने का ही फार्मूला। लोगे बेटा बात को अच्छे से 2 मिनट देख लो, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चलिए बेटा तो अभी तक बेटा आपने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और पढ़ लिया बेटा अपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपनी एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रह गई बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या रह गई है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल अलग से टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, हटके टॉपिक है, पढ़ना है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले बेटा अपन को पढ़ना पड़ेगा बेटा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा अपन को? ऑस्मोसिस क्या होता है। और ऑस्मोसिस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो नया टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। नाम है बेटा ऑस्मोसिस और दूसरा बेटा है डिफ्यूजन। दोनों साथ में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बेटा अपन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या चीज बेटा? ध्यान से देखना। ऑस्मोसिस देखो पहले बेटा बात करते हैं ऑस्मोसिस की। देखना ध्यान से क्या होता है ऑस्मोसिस। बायो वाले में पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर।
तो भी देखिए बताता हूँ आपको क्या मतलब होता है ऑस्मोसिस का। इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration of solution to high concentration of solution. High concentration of solution. Osmosis is defined as movement of solvent particles from low concentration of solution to high concentration of solution. तो अब ध्यान सुनना, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है बेटा। क्या बेटा? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो पहली बात ध्यान रखना बेटा, ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका होता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का ही होता है। सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करता ऑस्मोसिस के अंदर। आपको पता है सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बेटा ऑस्मोसिस की, तो किसके पार्टिकल्स मूव करेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना पहले कि ऑस्मोसिस में किसके पार्टिकल मूव करते हैं? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, सॉल्यूट के क्यों नहीं करते हैं? तो एक्चुअली बात यह है बेटा कि ऑस्मोसिस जब आपको करवाना है ना, तो उसके अंदर आप एक मेम्ब्रेन काम में लेते हो, उसको बोलते हैं बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के लिए क्या जरूरी होती है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है। देखना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजन को मिटा देता हूं मैं और समझा देता हूं ऑस्मोसिस के आपको। देखिए ऑस्मोसिस को समझाता हूं एक डायग्राम से। मुझे ये मेरा बेटा है सॉल्यूशन नंबर 1, इधर बढ़ गया मैंने बेटा सॉल्यूशन नंबर 2। इस सॉल्यूशन की है लो कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की है बेटा हाई कंसंट्रेशन। ध्यान से देखना। और ये मेरे बेटा बीच के अंदर जो रखी हुई है बेटा, ये है मेरी SPM, इसको मैं बोल सकता हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। बायोलॉजी में देखो अच्छे से पता है बेटा, आपको बताता हूं मैं। देखो मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, लेयर जिसे कह सकते हैं लेयर। मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो 3 तरह की होती है। मेम्ब्रेन्स तरह की होती है बेटा 3 तरह की। एक होती है परमेबल, एक होती है बेटा नॉन परमेबल, और एक होती है बेटा सेमी परमेबल। तो मेम्ब्रेन साइड में बढ़ा देता हूं थोड़ा सा मैं आपको। मेम्ब्रेन्स बेटा जो होती है वो 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है। पहली होती है बेटा परमिएबल, दूसरी होती है बेटा सेमी परमिएबल, और थर्ड होती है बेटा नॉन परमिएबल। कैसी होती है? नॉन परमिएबल। क्या डिफरेंस बेटा तीनों में? देखो परमिएबल का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? परमेबल। सबके लिए परमेबल, चाहे सॉल्यूट जाओ चाहे सॉल्वेंट जाओ, वो मेम्ब्रेन सबको अलाउ कर देगी अपने में से। उसको क्या बोलूंगा मैं बेटा? परमेबल मेम्ब्रेन्स। क्या कर दूंगा बेटा उसको मैं? परमेबल, जो सबको अलाउ करती है अपने में से, सबको पास होने देती है, उसको बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है बेटा सेमी परमेबल। कैसी होती है बेटा? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या हुआ? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से या तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट किसी एक के लिए ही वो अलाउड करती है, किसी एक को अलाउड करती है, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल। में मोस्टली सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउड करती है वो। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर सकते हैं बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और थर्ड होती है बेटा नॉन परमेबल। नॉन परमेबल का मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी को भी अलाउ नहीं करती है, ना तो सॉल्यूट को पास होने देती है अपने में से, ना ही सॉल्वेंट को पास होने देती है, उसको बोलते हैं बेटा नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन 3 तरह की होती है, वापस सुन लो। परमेबल ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? परमेबल मेम्ब्रेन।
दूसरी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं बट सल्यूट के मूव नहीं कर सकते। और तीसरी और लास्ट नॉन परमेबल। नॉन परमेबल का मतलब किसी को परमिशन नहीं है, ना सल्यूट के पार्टिकल मूव कर पाएंगे ना सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब सुनिए, ऑस्मोसिस के लिए जब मेम्ब्रेन काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? कौन सी मेम्ब्रेन काम में लेती तीनों में से? मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम में लेता हूं। तो ऑस्मोसिस जो है बेटा वो किसकी हेल्प से होता है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। और आपको बता चुका हूं मैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ कौन से पार्टिकल मूव कर सकते हैं बेटा? सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? आपको इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। तो अब देखिए, एक ये सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन नंबर 2, उनके बीच में क्या लगा दी बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। अब देखिए क्या होगा। अब जब इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, जब इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ना, तो क्या होगा देखो बेटा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूं बेटा, कौन मूव करते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। और किधर से किधर मूव करते हैं बेटा? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन किधर है सॉल्यूशन की? इधर। तो इधर वाले सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट पार्टिकल, कौन से पार्टिकल बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल जो है मूव करेंगे किधर जाएंगे? इस तरफ, इधर आ जाएंगे सॉल्वेंट पार्टिकल। तो बस क्या जानना है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर कौन मूव करते हैं बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। दूसरी बात, ऑस्मोसिस के लिए क्या जरूरी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है। और थर्ड, सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर मूव करते हैं? लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जिधर कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की? कम होती है। जिधर कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? सॉल्यूशन की कम होती है, उधर से कहां जाते हैं? जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। आई बात सुना आपको? तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर की बात बेटा? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो और क्या है। इस लो कंसंट्रेशन वाले वर्ड को थोड़ा ब्रीफ करते हैं। देखो, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इसका मतलब समझते हो आप? कल भी बताया था मैंने आपको कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है मतलब उसके अंदर कौन ज्यादा है? सॉल्वेंट ज्यादा। और कौन कम है? सॉल्यूट कम। और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कंसंट्रेशन हाई होती है इसका मतलब क्या है बेटा? सॉल्यूट ज्यादा। सॉल्यूट का क्या हो गया? सॉरी लिखता हूं, सॉल्यूट ज्यादा, कौन कम बेटा? सॉल्वेंट कम। अब इस डेफिनेशन को आप देखो, इस डेफिनेशन को मैं कैसे बोल सकता हूं? देखो, इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो, सॉल्वेंट के रेफरेंस से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? जिधर सॉल्वेंट ज्यादा पार्टिकल ज्यादा है उधर से, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है। देखो, इधर इस तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल कम है, इस तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है। तो अगर मैं सॉल्वेंट के रेफरेंस में ये डेफिनेशन बोलूं तो आपको अलग लगेगा। कैसे? देखो, इन ऑस्मोसिस कौन मूव करते हैं बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर मैं सॉल्वेंट के रेफरेंस में डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? लिख देता हूं डेफिनेशन। in osmosis solvent particle moves from its, या सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, its high concentration to low concentration। बच्चे की कंफ्यूजन होता है। देखो, बच्चा कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने यहाँ पे लो से हाई लिखवाया, यहाँ पर हाई से लो लिखवा रहे हो। फर्क है, ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन को। यहाँ मैंने क्या लिखा है? यहाँ मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही क्या है? हमने समझाया इसमें यहाँ पर। तो ये और ये एक ही बात है, लिखने का फर्क है कि आप किसके रेफरेंस में लिख रहे हो। अगर आप ऑस्मोसिस के डेफिनेशन सॉल्यूशन के रेफरेंस में लिखोगे तो तब तो क्या लिखोगे कि ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है बेटा? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। और अगर आप यही ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सॉल्वेंट के रेफरेंस में देते हो तो कैसे दोगे कि इन ऑस्मोसिस
solvent particle moves from its high concentration है solvents की, its high concentration to low concentration। आपको देखना है आप कौन सा रेफरेंस लिखना चाहो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो सॉल्यूशन के रेफरेंस में लिखो, चाहे सॉल्वेंट के रेफरेंस में लिखो, जो भी अच्छा लगे। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर मूव करेंगे, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है वहाँ से जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। हमेशा जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ से किधर मूव करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। इधर सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है, इधर सॉल्वेंट पार्टिकल कम है, तो सॉल्वेंट में मूव कर रहे हैं। और किसके थ्रू मूव कर रहे हैं बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया ऑस्मोसिस आपको अच्छे से। चलिए अब अपना दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक वर्ड बेटा और है बेटा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात करते हैं अपन, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। तो अगला अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्या डिफरेंस होगा ध्यान से देखना बेटा। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑस्मोसिस, एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूं डिफ्यूजन। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड्स के लिए ही होता है बेटा। ऑस्मोसिस किसके लिए होता है बेटा, सिर्फ लिक्विड्स में ही शो होता है। और डिफ्यूजन जो है बेटा आपके गैस और लिक्विड्स और सॉलिड्स सबके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, तो स्टेट फिक्स नहीं है। दूसरा, ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम नेसेसरी है। इसलिए बता चुका मैं क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है ऑस्मोसिस के लिए, पर डिफ्यूजन के लिए एसपीएम की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। थर्ड, ऑस्मोसिस के अंदर कौन मूव करते हैं बेटा आपको पता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। बट इसमें डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, दोनों मूव करेंगे। डिफ्यूजन में क्या बेटा, सॉल्यूट भी मूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी मूव कर सकते हैं, दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों मूव कर सकते हैं। फोर्थ, ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, इन ऑस्मोसिस डेफिनेशन पता है आपको, सॉल्वेंट पार्टिकल्स moves from low concentration solution to high concentration solution। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल कैसे मूव करते हैं बेटा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और डिफ्यूजन में क्या बेटा, डिफ्यूजन के अंदर हमेशा हाई कंसंट्रेशन रीजन, कोई भी हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन है, उस रीजन या एरिया जिसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से या एरिया से एक ही बात है, तो लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करेंगे। लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट होगा। मूवमेंट कौन करता है बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों करते हैं। और मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों एरिया की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए, या दोनों रीजन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। वापस सुन लीजिए, ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है, डिफ्यूजन गैस, लिक्विड और सॉलिड्स तीनों में होता है। दूसरा, ऑस्मोसिस के लिए क्या जरूरी है बेटा, एसपीएम जरूरी है, डिफ्यूजन के लिए एसपीएम जरूरी नहीं है। थर्ड, ऑस्मोसिस जो होता है बेटा उसमें अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं बेटा, तो बताया मैंने आपको, लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों मूव करते हैं। और कैसे मूव करते हैं बेटा, जिस एरिया में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर क्या है बेटा, लो कंसंट्रेशन एरिया, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया रीजन से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं बेटा कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस डिफरेंस आता है बेटा, तुम आपसे क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्लियर है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। चलिए अगला बेटा अपन कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है बेटा, क्या क्या देखिए। आइसोटोनिक
सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक टोनिक सॉल्यूशन, थर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक छोटे डेफिनेशन है, कुछ नहीं है बेटा। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे बेटा? ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लिया दो सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, अगर दोनों का क्या इक्वल है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। क्या इक्वल दोनों का? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। तो क्या करेंगे बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब सर आप बोलोगे बेटा कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो एक डेफिनेशन छोटी सी सुन लो। क्या मतलब होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है बेटा ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which develops due to the process of osmosis। ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से जो एक प्रेशर क्रिएट होता है बेटा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी सी। A hydrostatic pressure which develops या which produce due to the process of osmosis is called osmotic pressure। तो शॉर्ट में बोलते हैं OP, osmotic pressure। क्लियर है? तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ वापस। तो दो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, अगर दोनों का क्या इक्वल है बेटा? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलूंगा? दोनों सॉल्यूशंस को आपस में क्या बोलूंगा मैं? ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में क्या है बेटा? आइसोटोनिक है। तो अगर दो सॉल्यूशंस का आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उन दोनों सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं आपस में? आइसोटोनिक बोलते हैं। अब सुनिए, अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है, मान लीजिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इक्वल नहीं है, दो सॉल्यूशन है बेटा ए बी हुई वापस, और इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है तो जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन को तो क्या बोलूंगा मैं? हाइपोटोनिक। क्या बोलूंगा बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? हाइपर, ज्यादा मतलब ना अपना हाइपर हो गया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा इसको मैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन से सुन लो आपस एक बार। दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है आपको। अगर दो सॉल्यूशंस उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है, इक्वल है, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में क्या बोलूंगा? ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या है बेटा? आइसोटोनिक है। सही सॉल्यूशन में था। अगर दो सॉल्यूशन, उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपस में बराबर है, इक्वल है, तो उनको क्या बोलूंगा मैं बेटा? क्या बोलूंगा इनको आपस में? आइसोटोनिक। दूसरा, दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल नहीं है तो क्या करना है? दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल नहीं है उनके बात करूं अगर मैं, जैसे मान लें यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? एक का सॉल्यूशन का ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एक का कम होगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसको तो क्या बोलूंगा मैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज्यादा से, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन, और आइसोटोनिक का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा? इक्वल होता है, उनको बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हो गया? इसी समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्लियर है? देखो एक बार, चलिए बेटा अब अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं बेटा ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस के अपन डेली लाइफ के अंदर क्या एग्जांपल्स देखते हैं?
ध्यान से देखना। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको ऑस्मोसिस का, एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए वाटर, और वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, अलमंड। क्या डाल दिया मैंने वाटर के अंदर बेटा, अलमंड डाल दिया। अलमंड बताओ, तो मैंने कंटेनर लिया बेटा और कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया बेटा, मैंने अलमंड डाल दिया, बादाम डाल दिया बेटा। तो अब देखिए अगर मैं बादाम को वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए पड़ा रखूंगा तो आप देखोगे बेटा कुछ टाइम के बाद में बादाम क्या होगी बेटा, थोड़ी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी बेटा। ये बादाम क्या होगी बेटा, थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, स्वेल फूल जाएगी, अलमंड स्वेल अलमंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस लग रहा है बेटा, ऑस्मोसिस। क्या लग रहा है बेटा इसके अंदर, ऑस्मोसिस लग रहा है। तो अगर आप पानी के अंदर अलमंड रखोगे तो कुछ टाइम के बाद बेटा अलमंड क्या होगी बेटा, फूल जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है, अलमंड क्यों फूल रही है, क्यों स्वेल हो रही है अलमंड, उसका रीजन क्या है बेटा, ऑस्मोसिस की वजह से वो अलमंड स्वेल हो रही है। तो कैसे ऑस्मोसिस यहाँ पे काम कर रहा है, देखो अलमंड के बाहर जो बेटा छिलका होता है ना, अलमंड के ऊपर देखा होगा आपने ऊपर एक लेयर होती है बेटा, अलमंड के ऊपर जो लेयर होती है बेटा वो आपके काम करती है बेटा एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैसे काम करती है बेटा, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती है। कैसे काम करती है बेटा, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करती है। कौन, जो अलमंड के ऊपर जो लेयर होती है वो ब्राउन कलर की बात है। अब देखिए मैं बात करता हूँ बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ऑस्मोसिस में कौन मूव करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करते हैं। अब देखिए सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है बेटा, बादाम के अंदर ज्यादा है या बादाम के बाहर ज्यादा है, तो आप लोग सर बादाम के बाहर ज्यादा है वाटर, बादाम के अंदर तो वाटर है नहीं, तो वाटर मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल, बादाम के अंदर वाटर मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करते हैं, जहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा हो वहां से जहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल कम हो। तो सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा कहाँ है बेटा, बाहर है। बादाम के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल कम है तो सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, मतलब वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। और इसीलिए बादाम बेटा क्या हो जाती है बेटा, स्वेल हो जाती है। इसलिए बादाम बेटा स्वेल हो जाती है क्योंकि वाटर जो है बेटा बाहर से अलमंड के अंदर की तरफ मूव करेगा, जिससे वो बादाम क्या हो जाएगी, अलमंड क्या होगी बेटा, स्वेल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की वजह से जब आप बादाम को या अलमंड को वाटर में प्लेस करते हो बेटा तो कुछ टाइम के बाद वो स्वेल हो जाती है, बिकॉज वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बाहर से अलमंड के अंदर की तरफ। और यही रीजन एग के अंदर है। एग को भी अगर आप वाटर सोल्यूशन में रखोगे तो एग का बाहर का जो कवर है बेटा, एग के बाहर जो व्हाइट कलर का कवर होता है बेटा, वो भी क्या काम करता है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो एग भी क्या होता है, वाटर रखने पर स्वेल हो जाता है। तो एग आए चाहे अलमंड आए, दोनों को अगर वाटर रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, स्वेल हो जाएंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं एग लेता हूँ बेटा और एग को वाटर की बजाय अगर मैं हाई कंसंट्रेशन वाले, कैसे बेटा, हाई कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन, जिसे अपन बोलते हैं, एक भी बोलते हैं अपन देसी भाषा में चाशनी, शक्कर का घोल एक तरह से बेटा। तो अगर मैं एग को हाई कंसंट्रेशन वाले शुगर सॉल्यूशन में रखता हूँ, शुगर का सॉल्यूशन बना दिया मैंने बेटा पानी के अंदर, और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, एग डाल दिया। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या डाला मैंने बेटा, शुगर सॉल्यूशन डाला, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। क्या है बेटा, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एग के अंदर कंसंट्रेशन क्या है बेटा, बहुत ही कम है। एग के अंदर कंसंट्रेशन क्या है बेटा, बहुत ही कम है। अब आपको पता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करते हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो, ज़्यादा हो, जहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ हो, कम हो। सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा कहाँ है बेटा, एग के अंदर ज़्यादा है, सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर, सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। क्यों, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी, हाई। और मैं बता चुका हूँ जब कंसंट्रेशन हाई होती है, ये बात क्या रिप्रेजेंट करती है कि सॉल्वेंट क्या है, कम है। सॉल्वेंट क्या है, कम रहा है मैंने आपको। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट कम। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्वेंट ज़्यादा। तो ये सोल्यूशन कैसा है बाहर, ये हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है। यहाँ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब इस हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है, कम है।
तो बाहर क्या है, सॉल्वेंट, लो सॉल्वेंट है बाहर, बाहर क्या है बेटा, लो सॉल्वेंट, और एग के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे बेटा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे बेटा, अंदर से बाहर की तरफ, और इसी कारण से क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस होगा, और एग क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जब आप एग को शुगर सॉल्यूशन में रखोगे अगर, तो एग श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू द ऑस्मोसिस। तो एग को वाटर में रखने पर तो एग स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, बट अगर आप एग को शुगर सॉल्यूशन में रखोगे जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो एग क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा फिनोमेना लग रहा है बेटा, ऑस्मोसिस लग रहा है। कौन सा लग रहा है, ऑस्मोसिस लग रहा है। क्लियर है बात आपको, अच्छे से 2 मिनट देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। एक टर्म बेटा मिलेगी आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या मिलेगी बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको अपन डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। पता है आपको, आरओ, घर में जो आरओ कितनी काम में लेते हैं बेटा, वाटर प्यूरिफायर, उसमें यही प्रोसेस काम आती है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर अपना प्यूरिफाई होता है घर के अंदर। तो अपने घर में जो आरओ यूज करते हैं ना बेटा, उसमें कौन सा प्रोसेस काम में आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए बेटा कैसे, मान लिया एक कंटेनर लिया बेटा मैंने, ये लगा दी बेटा मैंने एसपीएम सेमी मेम्ब्रेन, ये मेरा सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन ए लिख दो, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन। ये मेरा सॉल्यूशन बी, कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन। अब आपको पता है बेटा कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करते हैं, कंसंट्रेशन के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, पहला डेफिनेशन, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेंगे बेटा, इधर से इधर। अब देखिए बेटा, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस तरफ एक पिस्टन लगा देता हूं, क्या लगाता हूं, एक पिस्टन है, क्या बेटा, एक पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है बेटा, पिस्टन एक तरह से मैं एक एपरेटस कह सकता हूं बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट कह सकता हूं, जो प्रेशर को कम ज्यादा करने का काम करता है। जैसे हमने साइकिल पंप में हवा नहीं भरता बेटा, पंप से हवा भरता है, तो पंप क्या करता है, प्रेशर को कम ज्यादा तो करता है, तो बस उसी तरह से तो प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक पिस्टन काम में लेगा। अब देखिए नॉर्मली मैं अगर बात करूं बेटा, ये अभी एसपीएम, ये मेरा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये मेरा हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, पार्टिकल किधर मूव करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां जाएंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, पता है आपको। अब देखिए पार्टिकल क्या कर रहे हैं, किधर से किधर मूव कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं बेटा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं बेटा, बाहर से इस पिस्टन को दबाता हूं, प्रेशर लगाता हूं। इस प्रेशर को मैं क्या करूंगा बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, प्रेशर लगा रहा हूं, क्या बोलता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर। तो पिस्टन की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, किस पर, सॉल्यूशन बी पर लगा रहा हूं। तो सॉल्यूशन बी पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है। और कब तक लगाऊंगा मैं एक्सटर्नल प्रेशर, जब तक कि पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक ना जाए। इसका कौन से पार्टिकल का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ए से बी की तरफ होना रुक ना जाए, तब तक मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाता रहूंगा।
और उस एक्सटर्नल प्रेशर की रेंज को मैं क्या बोलूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान से समझ आ जाएगी आपको। एन external pressure applied on high concentration solution to prevent the movement of solvent particle is called osmotic pressure। तो osmotic pressure की एक और डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है कि जब मैं उसको अप्लाई करूंगा ना तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रुक जाए। तो नॉर्मली अगर मैं प्रेशर नहीं लगाता तो क्या हो रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर मूव कर रहे थे बेटा, सोल्यूशन ए से सोल्यूशन बी की तरफ मूव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब देखो मैं चाहता हूँ ये मूवमेंट रुक जाए, मैं क्या चाहता हूँ ये मूवमेंट रुक जाए। उस मूवमेंट को रोकने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इस सोल्यूशन बी पर क्या किया, प्रेशर लगाया। तो इस सोल्यूशन बी पर मैंने क्या किया बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। तो इस पार्टिकल्स का, कौन सा पार्टिकल्स का, सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक गया। तो उस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। तो अपन डेफिनेशन सुन लो एक बार। एन एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन for preventing the movement of solvent particles। तो solvent particles के movement को रोकने के लिए अपन बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं किस पर, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पर, उस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर अपन हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर बाहर से प्रेशर लगाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा कि मूवमेंट रुक जाएगा। उस प्रेशर की रेंज को क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वी गेट डेफिनेशन। अब सुनिए, अब अगर मैं और ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाऊंगा, देखो मैंने मूवमेंट तो रोक दिया तो ठीक था, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कैसे बेटा, पार्टिकल्स उल्टा मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे बेटा। ये पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, मूवमेंट इसका उल्टा हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स का। सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और इसी को बेटा बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसी को, रिवर्स ऑस्मोसिस। जब ऐसा ऑस्मोसिस उल्टा हो जाए, नॉर्मली ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल की तरफ मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं और उसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो जाती है बेटा, जब एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए। जब एक्सटर्नल प्रेशर मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूं बेटा, उसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इसकी एक्सटर्नल प्रेशर की। तो ऑस्मोसिस उल्टा होने लग जाएगा, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से किधर मूव करने लग जाएंगे बेटा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई बात समझ बेटा आपको। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन कब आती है, ये बात ध्यान रखना है मैंने आपको। जब एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करते हो आप सोल्यूशन पर, उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगी, तब ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में लग जाती है। रिवर्स का मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस याद रखो, उसका उल्टा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर हुई बात आपको। देखो एक बार इसको लास्ट टॉपिक ओपन करने वाले आप। चलिए बेटा, इस चैप्टर का अपना सिलेबस का लास्ट टॉपिक, ये चैप्टर खत्म अपने लिए, और वो है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन, जिसको न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वो क्या है,
अपन बात करते हैं बेटा, अपन ने 11th में आइडियल गैसेस पढ़ी थी बेटा। क्या पढ़ी थी? आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस के ऊपर बेटा बहुत सारे लॉज अप्लाई होते हैं बेटा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉज अप्लाई होते हैं आइडियल गैसेस पे। उसी तरह से बेटा अपन आइडियल सॉल्यूशंस पर भी ये सभी के सभी लॉज अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सभी किस पे अप्लाई कर सकते हैं अपन? आइडियल सॉल्यूशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से अपन आइडियल गैसेस पर गैसेस लॉ अप्लाई करते हैं ना, तो वही गैसेस लॉ अपन आइडियल सॉल्यूशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब अपन इसको अप्लाई करेंगे ना आइडियल सॉल्यूशन पर, इक्वेशन क्या बनेगी? देखो बेटा, आइडियल गैस के लिए क्या होता है बेटा? PV इक्वल्स टू होता है nRT। पता होगा आपको, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, 11th में पढ़ी थी अपन ने। तो अगर अपन बात करें सॉल्यूशन के लिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? πV इक्वल्स टू nRT। तो फर्क क्या है? सिर्फ गैसेस के लिए तो प्रेशर क्या ले रहे हैं काम है अपन? P, मतलब पार्शियल प्रेशर काम में ले रहे हैं। गैसेस के लिए प्रेशर क्या काम में ले रहे हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर। और सॉल्यूशन के लिए प्रेशर कौन सा काम में ले रहे हैं बेटा? अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा काम में ले रहे हैं बेटा अपन? ऑस्मोटिक। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है बेटा? πV इक्वल्स टू nRT। क्या है बेटा? πV इक्वल्स टू nRT। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा अपन, तो π इक्वल्स टू n अपॉन v RT। लिख सकते हैं इसको अपन, v को नीचे लिया है मैं। अब आपको पता है बेटा n अपॉन v क्या होता है? n का मतलब होता है मोल और v का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम। और आपको पढ़ चुके हो आप कि मोल अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। पढ़ा है ना अपन ने मोलैरिटी के अंदर? मोलैरिटी पढ़ी है अपन ने? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी पढ़ी है ना अपन ने? मोलैरिटी क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? कंसंट्रेशन को तो रिप्रेजेंट करती है मोलैरिटी। कैसे? देखो क्या पढ़ा था मोलैरिटी में अपन ने? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? कंसंट्रेशन को ही। तो ध्यान रखना बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने मोल है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो n अपॉन v में क्या लिख सकता हूं बेटा? CRT भी लिख सकता हूं। इसके दो फॉर्म है बेटा, π इक्वल्स टू nRT या फिर π इक्वल्स टू CRT भी बोल सकते हैं इसको। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन है बेटा ये। क्लियर हो गई बात आपको? अब देखिए इस इक्वेशन में और फर्दर कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो π इक्वल्स टू n का मतलब क्या होता है बेटा? मोल। और आपको पता है मोल क्या होता है? फॉर्मूला मोल का मास अपॉन मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास। और ये मास किसका? सॉल्यूट के है। सॉल्यूट के रेफरेंस में होती है कंसंट्रेशन, बता चुका मैं आपको। देखो π इक्वल्स टू n का मतलब क्या है? मोल। किसके मोल? सॉल्यूट के मोल। कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के रेफरेंस में होती है। तो मोल किसके? सॉल्यूट के। तो n भी। तो मास किसका होगा? सॉल्यूट का। तो अपन को पता है अपने सॉल्यूट को से रिप्रेजेंट किया था P से, आप A से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास का सिंबल क्या हो गया? W। तो और B का मतलब किसका मास? सॉल्यूट का। अपॉन मोलार मास का सिंबल क्या होता है? M। किसका मोलार मास? सॉल्यूट का। तो Mb। तो n की जगह आप क्या लिख दो बेटा? Wb अपॉन Mb। मल्टीप्लाई नीचे क्या है बेटा? V है ये और ऊपर क्या है आपका? R। तो ये इस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके π इक्वल्स टू WB अपॉन MB इनटू RT अपॉन V। ये दो तीन फॉर्म है बेटा, इन फॉर्म्स पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इसी के साथ बेटा अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर अपन ने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़े। तो आपको इस चैप्टर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले एक बार याद कर लेने सब। फिर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड किए हैं, हर मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर, सब पे कुछ ना कुछ फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा रखा है, वो आप एक बार देख लीजिए। इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे ना बेटा, जो 2 या 3 लेक्चर्स में, वो मैं आपको जब ऑफलाइन क्लासेस होगी उस समय करवाऊंगा, अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है ना? अभी तक मैंने जो लेक्चर्स डाउनलोड किए बेटा वो अच्छे से देखो आप, और जो भी बेटा न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले आप एक बार अच्छे से याद कर लो, और जो एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे हैं नोट्स में वो भी आप एक बार देख लो। ठीक है? बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो 2-3 लेक्चर्स के अंदर जब ऑफलाइन क्लासेस होगी ना उस समय आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है? ओके बेटा, जब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास अपन मिलेंगे, वो अपन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, नया चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, अब तो काफ़ी टॉपिक हटा दिया उसमें से, तो अब नया चैप्टर बहुत ही छोटा रह गया अपना केमिकल काइनेटिक्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। ठीक है?
ओके बेटा, गुड।